बीएसपी में नंबर 1 पर मायावती जी हैं, उसके बाद नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 कोई मतलब नहीं है। 1 के बाद 0/7 अक्टूबर या नवंबर में चुनाव होते हैं, तो कितना समय बचा होगा। तो अखिलेश यादव अभी से साइकोलॉजिकल बढ़त बनाने के लिए मुझे लग रहा है बीजेपी के जो उन्होंने कहा है सीट नहीं जीत चाहिए, तो ऐसे उम्मीदवार जिनको ये भी संभावना दिख रही हो कि उनकी सीटें कट सकती हैं, एनडीए में नहीं मिलेगी, तो 225 का उन्होंने नंबर दे करके अभी से शक पैदा कर दिया। अगर चंद्रशेखर अपने मिशन में कामयाब होते हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसे में बीएसपी किस फॉर्मूले पे काम करने वाली है इस चुनाव में? सोचिए 35 साल बाद जहां से शुरुआत की वहां आज बीएसपी खड़ी है। मायावती जी जो इंडिकेशन मिल रहे हैं उसके मुताबिक डीआरबीओ फॉर्मूले पर चल रहे हैं। डीआरबीओ फॉर्मूला आप कहिएगा क्या है? फॉर्मूला जो है बीजेपी का एमवाई, अब एमवाई का प्रारूप किस तरह से उसकी व्याख्या होगी अलग है। अखिलेश यादव का पीडीए और मायावती का डीआरबीओ, इन्हीं तीन फॉर्मूलों के इर्द गिर्द यूपी की राजनीति चलेगी। नमस्ते, यूपी टॉक में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नरेश कोश्यारी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस जो है वो बेहद हाई नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन ही रही है। लेकिन अखिलेश का फॉर्मूला क्या होगा? किस फॉर्मूले के तहत अखिलेश चुनाव में मैदान में उतरेंगे और साथ में बीजेपी किस तरीके से अखिलेश के फॉर्मूले को टक्कर देने के लिए अपना फॉर्मूला इस्तेमाल करेगी, और इन दोनों के बीच में बीएसपी यानी मायावती की पार्टी किस फॉर्मूले के साथ उतरेगी। और मायावती के सामने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई चैलेंजेस हैं इस वक्त। अब अखिलेश जिस तरीके की बातचीत कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि 225 सीटों पर बीजेपी अपने कैंडिडेट्स बदलने वाली है। उसके पीछे बहुत सारे तर्क भी दिए। अब अखिलेश जिस तरीके से तर्क दे रहे हैं, जिस तरीके की बातचीत कर रहे हैं, जिस तरीके का कॉन्फिडेंट उनके अंदर झलक रहा है, क्या वाकई में कुछ उलटफेर होने वाला है उत्तर प्रदेश में? और इन तमाम चीजों पर आज बातचीत करेंगे। और तीनों अहम पार्टियां उत्तर प्रदेश में, सपा, बीएसपी और साथ में बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या होगी, किस फॉर्मूले से वो उतरने वाले हैं चुनाव में, उस पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ विजय शंकर सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल यही सर कि अखिलेश यादव के अंदर जो कॉन्फिडेंट झलक रहा है, क्या वो लोकसभा चुनाव में जो जीत उन्होंने हासिल की, क्या अभी वो उसी की वजह से वो बरकरार है, या फिर अंदर खाने कुछ नई रणनीतियां बन रही हैं जिसकी वजह से अब उन्हें लग रहा है कि जीत थोड़ी सी, जो सफलता है वो थोड़ी सी आसान हो सकती है? देखिए नरेश, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव के कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह हाल में कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर जिस तरह से युवा जुड़े और जो आक्रोश दिखा सोशल मीडिया पर, उसमें उनको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि युवा कहीं ना कहीं जो मौजूदा व्यवस्था है उससे नाराज है। तो इस नाराजगी को, जो युवाओं की जो नाराजगी है, उनको भुनाया जा सकता है अपने पक्ष में, पहली चीज। दूसरी चीज, लोकसभा चुनाव में जो रणनीति जो उन्होंने अपनाई वो उसका उनको फायदा दिखा, समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी और उनको लग रहा है कि अभी वो लय, वो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स उनके साथ है, यानी उनका अपर हैंड है। और तीसरी चीज मुझे जो लग रही है वो ये कि उनको लग रहा है कि जो दूसरे यूपी के सियासी अखाड़े में खड़े जो दूसरे दल हैं, जो एनडीए के साथ नहीं है, उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं है, तो वो उनको अपने साथ किसी न किसी तरह से लाने में कामयाब हो जाएंगे। मसलन वो जिस पीडीए फॉर्मूले के साथ, पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और ए उनका ओपन है, इसमें अल्पसंख्यक भी है, अगड़ा भी है, आधी आबादी भी है, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं पीडीए के जरिए हम ज़्यादा सीटों को ट्रांसलेट कर पाएंगे, यानी जीत में बदल पाएंगे। लेकिन एक चीज हमें ध्यान देनी होगी और अखिलेश यादव भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमको सीट नहीं जीत चाहिए, तो वो जितने जिताऊ उम्मीदवार हैं उनकी ओर ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। अब सवाल है कि जो पिछड़ा, मान लीजिए जो ओबीसी तबका है, उसको उसमें यादव है, यादव माना जाता है कि यादव वोट का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। लेकिन जो अन्य पिछड़ा है, जो उसमें जो दूसरी पार्टियां हैं, उनको अपने साथ कैसे जोड़ना है, इस फॉर्मूले पे वो लगातार काम कर रहे हैं। जो दलित,
दलित वोटरों में आप देखिए कि चंद्रशेखर जो है उनकी एक अलग पहचान है पश्चिमी यूपी में। तो मुझे लग रहा है कि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा होगा कि किसी भी तरह से चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े। अब टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी, गठबंधन हो पाता है या नहीं हो पाता है, तो वो अपने साथ मुझे लग रहा है कोशिश करेंगे आखिरी वक्त तक कि उनको जोड़ लिया जाए। उस जोड़ने से ये होगा कि दलित जो मायावती से जो छिटके वोटर हैं वो शायद समाजवादी पार्टी के पाले में आ जाए। इसी तरह आज की तारीख में अगर अल्पसंख्यक की बात की जाए या अगड़े की बात की जाए तो अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम जो वोट का जो बड़ा हिस्सा है वो कांग्रेस की तरफ जाता दिख रहा है या जो रुझान मिल रहा है। अब वैसी स्थिति में और जो अभी हाल के चुनाव का विश्लेषण भी करें तो जो अलग अलग राज्यों में, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो कांग्रेस के साथ मुस्लिम वोटर गए हैं, इनके विधायक जीते हैं। तो यूपी में भी देखिए हर पांचवा जो वोटर है वो मुस्लिम है। तो कांग्रेस को भी जोड़ना यानी उनके पीडीएफ फॉर्मूला को पूरी लागू करने के लिए उनको अपने गठबंधन को लेकर के भी उनको कहते हैं ना कि दिल बड़ा करना। अब वो चंद्रशेखर को कैसे जोड़े, कांग्रेस को किस तरह से जोड़े, क्योंकि कांग्रेस भीतर खाने जो खबर आई कांग्रेस 100 से 120 सीटें चाहती है। ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव 60 से अखिलेश यादव के यानी समाजवादी पार्टी के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो 60 से 70 सीटों की बात कर रहे हैं। तो अभी समय है, लेकिन समय नहीं भी है। नहीं भी इसलिए है कि मान लीजिए कि वो अक्टूबर या नवंबर में चुनाव होते हैं तो कितना समय बचा होगा। तो अखिलेश यादव अभी से साइकोलॉजिकल बढ़त बनाने के लिए मुझे लग रहा है बीजेपी के जो उन्होंने कहा है सीट नहीं जीत चाहिए, तो ऐसे उम्मीदवार जिनको ये भी संभावना दिख रही हो कि उनकी सीटें कट सकती हैं, एनडीए में नहीं मिलेगी, तो 225 का उन्होंने नंबर दे करके अभी से शक पैदा कर दिया। लेकिन सर अगर चंद्रशेखर अपने मिशन में कामयाब होते हैं जो प्लानिंग कर रहे हैं तो ऐसे में बीएसपी के सामने सबसे बड़ी मुश्किल आएगी, और बीएसपी के सामने मुश्किल होगी अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपने पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जहां की वो सबसे मूल जहां उसका सबसे मूल है। ऐसे में बीएसपी किस फॉर्मूले पे काम करने वाली है इस चुनाव में? देखिए मायावती जी कह रहे हैं कि हम 403 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अभी तक तो उनका जो स्टैंड है वो यही है। लेकिन बिना गठबंधन जो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं उसका नतीजा भी उनके सामने है। ये सच है कि बीएसपी में नंबर 1 पर मायावती जी हैं, उसके बाद नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 कोई मतलब नहीं है। 1 के बाद शून्य बटा सन्नाटा, उसके बाद सब बराबर ही एक तरह से देखा जाए। सिर्फ हायरार्की चाहे जो भी ले, मतलब जो मायावती जी बहन जी कहेंगी वही होगा। उनको उनके फैसले के खिलाफ खड़े होकर के कहने वाला, विरोध करने वाला, उसको करेक्ट करने वाला कोई नहीं। अब सवाल उठता है कि अगर मायावती जी इस बात पर रिजिड है कि हमको या वो अपना फायदा देख रहे कि 403 सीटों पर उम्मीदवार उतारने हैं, तो कोई उसका 403 सीटों पर उम्मीदवार उतरेगा। लेकिन उनके स्ट्रेटेजिस्ट जरूर उनको सलाह दे रहे होंगे कि हमको गठबंधन करना चाहिए, और गठबंधन के लिए उनके पास चंद्रशेखर का भी विकल्प है, ओवैसी की पार्टी का भी विकल्प है। मुझे लग रहा है कि और ये पार्टियां भी मुझे लग रहा है भीतर खाने चाहती हैं कि गठबंधन करें। आपको कांग्रेस के भी 2 नेता गए थे बीएसपी के पास, हालांकि बाद में कांग्रेस के जो टॉप लीडर्स हैं उन्होंने खारिज कर दिया। शायद उनको पता नहीं होगा कि जो लोग गए, अब नाम लेना ठीक नहीं है, कि जो गए कि मायावती जी किस तरह से मिलती हैं, किन किन नेताओं से मिलती है, और उसका उनका तौर तरीका क्या है। तो लेकिन अब जो आपने कहा कि फॉर्मूला क्या होगा, तो मायावती जी जो इंडिकेशन मिल रहे हैं उसके मुताबिक डीआरबीओ फॉर्मूले पर चल रही है। डीआरबीओ फॉर्मूला आप कहिएगा क्या है? डीआरबीओ मतलब दलित वोटर जिसको कोर वोट अपना मानती हैं। राजपूत करीब 7% के आसपास हैं, उनको भी अपनी ओर देख रही हैं। जो उन्होंने अभी 3 बड़े नेता चुने हैं उसमें से एक राजपूत समुदाय से, ब्राह्मण सतीश मिश्रा बहुत लंबे समय से उनके साथ हैं, ब्राह्मण वोटरों पर भी नजर है। ओबीसी माइनस यादव, ओबीसी को भी उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी से छिटके हुए हैं या उनको जगह नहीं मिली तो उनको जगह मिल सकती है बीएसपी में जी। तो जो भीतर खाने जो खबरें मिल रही है, जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक कि जो जो कहते हैं ना कि जो अपर कास्ट या सवर्ण जो जातियों से हैं उसके बहुत से विधायक
टिकटों के लिए अभी से बीएसपी में वो दौड़ रेस लगा रहे हैं, और जो खबरें मिल रही हैं कि उनके पास कैंडिडेट भी हैं, लेकिन अब वो जीत में कितना ट्रांसलेट होगा, और उनका डीआरबीओ फॉर्मूला जहां बीजेपी 50% प्लस की बात करे उसमें कामयाब होगा या नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल। लेकिन मायावती जी चुनाव लड़े तो मैं आंकड़ा कुछ निकाल रहा था, आज मायावती जी कहाँ खड़ी है, उनकी पार्टी, मायावती जी नहीं, बीएसपी कहाँ खड़ी है। 1989 में लोकसभा चुनाव में बीएसपी 245 सीट पर चुनाव लड़ती है और 3 पर जीत मिलती है, और वोट शेयर रहता है 2.07%। 2024 लोकसभा चुनाव 488 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ती है, शून्य, खाता भी नहीं खुलता, और वोट रहता है 2.06%। मतलब जहां से शुरुआत की थी 35 साल, सोचिए 35 साल बाद जहां से शुरुआत की वहां आज बीएसपी खड़ी है लोकसभा चुनाव के टर्म्स में अगर बात करते हैं तो। यानी 1989 में 2.07% और 2024 में 2.06% वोट घटा है, यानी 1% उस तरह से वहां से भी कम हो गया। हाँ, उस तरह से भी कम हो गया। बाकी भी ब्रेकअप हम कर सकते हैं बात, लेकिन उसका कोई लेकिन आपने कहा कि 50% का मिशन लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बार मैदान में उतरेगी, लेकिन बीजेपी का क्या फॉर्मूला? लेकिन अगर देखिए बीजेपी के फॉर्मूले पर बात करने से पहले थोड़ा सा बीएसपी पर और बात कर लिया जाए, इसलिए मैं कर रहा हूं, जब आपने चूंकि बात फॉर्मूले की हो रही थी, और चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना ये दोनों दो चीजें। संविधान हर किसी को चुनाव लड़ने की छूट देता है, हक देता है, लेकिन चुनाव जीतते कैसे हैं उसका पूरा तौर तरीका बदल चुका है, एक पूरा तंत्र शामिल हो चुका है। बीएसपी लड़ती तो हर जगह लड़ रही है, उम्मीदवार खूब धड़ल्ले उतार रही, लेकिन वोट कितना ले रही है ये भी हमको देखना पड़ेगा। मैं इसीलिए कुछ राज्यों का भी मैं उनके बीएसपी को जो कुल वोट मिले हैं उसका एक आंकड़ा देख रहा था, निकाल रहा था। तो देखा केरल में भी चुनाव हुआ, कितनी सीटों पर लड़ी छोड़ दीजिए, खाता भी नहीं खुला, कई सीटों पर लड़ी, डबल डिजिट में वोट मिला 0.15%। सोचिए तमिलनाडु यहां भी लड़ती है, 3 डिजिट में सीटें, खाता नहीं खुलता, वोट 0.11%। पश्चिम बंगाल एक कैंडिडेट हम लोगों ने भी देखा था, आपको भी याद होगा, जो बाइक पर प्रचार कर रहा था और खुद कॉन्फिडेंट था कि हम जीत नहीं रहे हैं, लेकिन प्रचार है भाई, ठीक है, बाइक पर अपना कर रहे थे, उनका और वो अपने क्षेत्र की जगह दूसरे क्षेत्र में जाकर के घूम रहे थे, लेकिन उनका बंगाल में कितना हुआ, उसका 0.19%। बिहार में खाता खुल गया, 1 सीट मिली, कितने वोटों के अंतर से जीता इनका उम्मीदवार, 30 वोट का अंतर था, 1.68% था। यहाँ आप उसे जो भी नाम दे। दिल्ली चुनाव में भी बीएसपी ने किस्मत आजमाई, खाता नहीं खुला, यहाँ भी 1% से कम है, 1% से कम है। हरियाणा में लड़ी तो हरियाणा में भी खाता नहीं खुला, लेकिन 1% से ज्यादा था। हाँ, उसके बावजूद खाता नहीं खुला और 1.83% रहा। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव लड़ी, आप देखिए, लेकिन वहां भी खाता नहीं खुला। झारखंड में भी चुनाव लड़ी, खाता नहीं खुला। ये जम्मू कश्मीर में भी 1% से कम था, झारखंड में भी 1% से कम था। यूपी में 2022 का जो चुनाव हुआ 403 सीट पर लड़ी, एक उम्मीदवार जीता, वो बीएसपी की वजह से जीता कि खुद जीता, मैंने अपने कहते हैं ना उम्मीदवार की भी क्षमता होती है। 13.17%, 1.7। मतलब इन सारे चुनाव को देख लिया जाए तो सिर्फ बिहार को छोड़कर कहीं भी 1% वोट भी बीएसपी हासिल नहीं कर पाई है। हाँ, बिहार और हरियाणा और यूपी में बेस है, तो उसके बाद भी 13.17% के आसपास आ चुका है। तो आप सोचिए बीएसपी लड़ती तो है लेकिन चुनाव जीत नहीं रही है। तो इनके तो कहने का मतलब ये है, जो मुझे जो समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं फॉर्मूला अलग चीज है, लेकिन वो जमीन पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें क्या कमियां हैं, इसको भी देखना मायावती जी के लिए जरूरी होगा, बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन क्योंकि 15 साल करीब उनका सत्ता से दूरी। बिल्कुल, इन सब के बीच में बीजेपी, जिसको सबसे बड़ा चैलेंज जो है बीजेपी के सामने कि तीसरी बार क्या उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना पाएगी या नहीं। अब किस फॉर्मूले के से उतरती है बीजेपी, क्या वो योगी मोदी के फॉर्मूले से उतरेगी या फिर कोई दूसरा फॉर्मूला होगा? 50%
वोट से ज्यादा पाना, यानी 50% से ऊपर जाना जीत का जो डेटा है, मतलब जो वोट प्रतिशत हासिल करने का लक्ष्य लेकर बीजेपी चल रही है, क्या वो मोदी योगी के नाम से वो हासिल हो पाएगा या कुछ और करना पड़ेगा? देखिए इसमें दो चीजें, बीजेपी के स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है, वो भी MY फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है। अखिलेश यादव MY से आगे बढ़ रहे हैं जी। और MY से आगे बढ़ के वो PDA पर आए, उस MY की छवि से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और करते हुए वो PDA पर आए। MY मतलब मुस्लिम और यादव ये जुड़ा हुआ था। लेकिन जो बीजेपी का जो MY है उसमें मोदी प्लस योगी है। बीजेपी के MY में महिला प्लस यूथ है, आधी आबादी इधर साधना है और यूथ को साधना है। बीजेपी उसके साथ 80+20 पर निर्भर है ज्यादा। मतलब अब 80+20 का मतलब अगर बीजेपी के किसी बड़े नेता से आप पूछिएगा तो वो कहेंगे कि गरीब वर्सेस अमीर, समाज का जो बड़ा तबका है उसको हम अपनी योजनाओं के जरिए, अपनी नीतियों के जरिए उसकी जिंदगी में उजाला ला रहे हैं जी। लेकिन अगर राजनीति के किसी जानकार से पूछिएगा तो इसे वो हार्ड हिंदुत्व वर्सेस सॉफ्ट हिंदुत्व का नाम देने की कोशिश करेंगे, यानी हिंदू वर्सेस मुसलमान, अल्पसंख्यक वर्सेस बहुसंख्यक। तो बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है, जो हम लोग पहले भी मैं कहता रहा हूं अक्सर कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी हर मोर्चे पे 5-5% आगे बढ़ने की है। 5-5% का मतलब जातीय समीकरणों के आधार पे 5% बढ़ जाओ, विकास योजनाओं के जरिए 5% लोगों को जोड़ लो, माने जो अपना है वोट का विस्तार करना। और इसमें इनका MY भी है, इसमें इनका गरीब वर्सेस अमीर भी है, इसमें इनका हिंदू वर्सेस मुसलमान भी आ जाता है, इसमें हार्ड हिंदुत्व वर्सेस, आप उसके मतलब निकाल लीजिए हिसाब किताब। जहां पर दूसरी पार्टियां, तो यूपी के जो चुनाव में जो बीजेपी जाएगी वहां पर ये भी बताएगी गरीबों के बीच में कि देखिए यूपी की जो बड़ी आबादी है उसको उसमें से इतना जो नंबर है इसको मुफ्त अनाज मिल रहा है हर महीने। वो बताएगी कि प्रधानमंत्री आवास। मुफ्त अनाज की आपने बात की तो सोशल मीडिया में एक बहुत चर्चा है, तो चर्चा इस बात की है कि यूपीए गवर्नमेंट जब हुआ करती थी तो यूपीए गवर्नमेंट अनाज के साथ चीनी भी दिया करती थी, मिट्टी का तेल दिया करती थी और कई बार दालें भी दिया करती थी। ये आजकल बहुत चर्चा है, तो आपने वो बंद करवा के आपने अनाज बढ़ा दिया, लेकिन उसमें इस तरीके की बहुत चर्चा है कि आपने अनाज तो बढ़ा दिया लेकिन आपने वो चीजें बंद करवा दी। ये बहुत बेसिकली बहुत चर्चा है, इसका कितना असर पड़ने वाला है चुनाव में? देखिए कुल मिलाकर आदमी क्या देखता है, आम आदमी जो है वो ये देखता है कि मेरे पास क्या क्या आया, मुझे क्या क्या मिला। जो गरीब है, आप कह सकते हैं कि 5 किलो अनाज से क्या होता है, लेकिन जो 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 गरीब है समाज में बहुत थी, जिसके पास कोई रास्ता नहीं, उसके परिवार में 5 लोग हैं और उसको अनाज मिल रहा है 20 किलो 25 किलो जो भी उसके जो पात्रता है, तो उसको लगता है कि कुछ ना कुछ राहत का एहसास हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसको घर अगर मिला है तो खुद उसको घर नहीं मिला है, उसके अगल बगल के लोग भी उसके समर्थन में कि देखो यहाँ तो मिला है, हमारा अगर नंबर आया हमको भी मिलेगा। इसी तरह किसान सम्मान निधि के तहत जब वो साल में 6,000 रुपये यानी 2-2 हज़ार रुपये की थिंग पहुंचती है तो लगता है कि देखो सरकार है, सरकार के होने का एहसास कराना ये भी एक बड़ी चीज है। वृद्धावस्था पेंशन जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो पहुंच रही है। योगी सरकार में यानी बीजेपी सरकार ने क्या किया कि जो लूप होल्स थे बीच में, जो जिसको कहते हैं ना, पहले कहा जाता था कि जो पैसा केंद्र से निकलता है वो 15% ही पहुंचता है, 85% भी, तो अब तो सीधे जो सरकारी योजनाओं का पैसा है जो आम आदमी की जेब में पहुंच रहा है वहां तक पहुंच रहा है। और बीजेपी उससे भी ज्यादा स्मार्ट है, वो तो कह रही है कि देखिए ये तक पहुंचा। बीजेपी आगे का भी विजन दिखा देती है, शायद दूसरी पार्टियां वो उतना बड़ा विजन नहीं दिखा पाती हैं कि हमें वोट दिया, हम यहां से यहां ले आए, ये किया, इस बार वोट दीजिएगा हम आपको यहां से यहां ले जाएंगे। अब यूपी में जो सबसे ज्यादा चर्चा क्या हो रही है, 2047 में 2030 में इतनी इकोनॉमी हो जाएगी, इतनी फैक्ट्रियां लग जाएंगी, उससे यूपी के लोगों की जिंदगी इतनी बदल जाएगी, आपकी कमाई यहां से यहां पहुंच जाएगी। तो किसको अच्छा नहीं लगता है? हर आदमी क्या है, वोट, उसको तो वोट देना है, वो अपने लिए बदलाव चाहता है। तो आखिर में एक सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमने पिछले 7-8 चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की, तो वहां पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई कि फ्रीबीज की। आखिरी वक्त में जो सरकार में सत्ता में जो पार्टी रहती है वो बहुत सारे ऐलान करती है, बिहार में भी देखा, महाराष्ट्र में भी देखा, यूपी में क्या
योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसे पॉइंट्स रखे अपने पास जो ऐसे पत्ते रखे हैं जो खोलने वाले हैं चुनाव से पहले, धमाका होने वाला है कुछ बड़ा? देखिए, इसको तो अभी नहीं कुछ कहा जा सकता, लेकिन योगी आदित्यनाथ मैंने बीजेपी बेसिकली कुछ ना कुछ तो बड़ा अनाउंसमेंट करेगी। समाजवादी पार्टी भी उसी तरह करेगी और बीएसपी भी अपने तरीके से काम में लगी हुई है। लेकिन जहां से हम लोगों ने बातचीत की शुरुआत की थी, और उसमें एक चीज और जोड़ दें, चूंकि वक्त कम है अब जी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यूज 24 से बातचीत में ये बहुत क्लियरली कहा था कि फ्रीबीज एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। इस पे सिर्फ सभी दलों को मिलजुल के बात करनी होगी कि इसको कैसे खत्म किया जाए। तो सरकारें, जो वित्त मंत्री हैं और जो प्रधानमंत्री भी हैं, वो अच्छी तरह ये बात समझ रहे हैं कि फ्रीबीज का अर्थव्यवस्था पर किस तरह का असर पड़ता है। आपको याद होगा कि कभी उन्होंने रेवड़ी कल्चर की भी बात उन्होंने की थी, रेवड़ी कल्चर को खत्म करने की बात की थी, लेकिन ये और मुझे लग रहा है और मजबूत हुआ है जी पिछले कुछ समय में, और हमको लगता है कि अभी आने वाले समय में और मजबूत होगा। दक्षिण भारत से शुरू हुआ और उत्तर भारत में सबसे और मजबूत हो रहा है। लेकिन एक बात चूंकि आखिरी में मुझे जो लग रहा है, जो हम लोगों ने बात की थी फॉर्मूले से जी, तो फॉर्मूला जो है बीजेपी का MY, अब MY का प्रारूप किस तरह से उसकी व्याख्या होगी अलग है। अखिलेश यादव का PDA, अब उस PDA के दायरे में उस और विस्तार होते हुए गठबंधन में कौन कौन से जुड़ेंगे उसको मजबूत करने के लिए, और मायावती का DRBO, दलित राजपूत ब्राह्मण और OBC, इन्हीं तीन फॉर्मूलों के इर्द गिर्द यूपी की राजनीति चलेगी। अब उसमें कौन इधर उधर आता है जाता है ये अभी देखने वाली बात होगी, लेकिन कमोबेश अभी तो तस्वीर इसी तरह की दिख रही है। बिल्कुल। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है वो राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। चुनाव पहले होते हैं तो उसके बाद तो वो वक्त है और कम हो जाएगा। तभी अखिलेश यादव सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष में अखिलेश यादव जो है उनको ऐसा लग रहा है कि अगर अभी मेहनत कर ली है, सितंबर अक्टूबर से पहले की जो मेहनत रहेगी, ये मेहनत जो है वो उनको सत्ता पर लेकर आ सकती है। तभी उन्होंने एक दावा किया है कि 225 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट बदल सकती है। उसके पीछे बहुत सारे अखिलेश ने तर्क भी दिए हैं। अब अखिलेश यादव का जो कॉन्फिडेंट है, आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव क्या अपने मिशन में कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं, और आप किस इलाके से हैं अपने इलाके का नाम जरूर लिखें, और तभी हम एक अंदाजा लगा पाएंगे कि आप कौन से इलाके के, यूपी के कौन से इलाके के लोग हमारा वीडियो ज्यादा देख रहे हैं, और हम उस इलाके का भी विश्लेषण आपके सामने लेकर आएंगे। लगातार आप हमारे साथ बने रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश।